हम लोग चर्चा किए थे तरंगाग्र किसे कहते हैं, वेव फ्रंट किसे कहते हैं, तरंगाग्र किसे कहते हैं, पिछले बार बताए थे तरंगाग्र वेव फ्रंट किसे कहते हैं। इसका परिभाषा महत्वपूर्ण है जानना। तरंगाग्र किसे कहते हैं? तरंगाग्र ऐसे बिंदुओं का समूह है जो समान कला में कंपन करती है। तो काहे नहीं याद है जी? तरंगाग्र किसे कहते हैं बोलो? तरंगाग्र ऐसे बिंदुओं का समूह है जो समान कला में कंपन करती है। वेव फ्रंट किसे कहते हैं अंग्रेजी में? बोलो जी, वेव फ्रंट किसे कहते हैं? इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। वेव फ्रंट क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट है जो कि सेम फेज में वाइब्रेट करता है। तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है? तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? गोलाकार तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा बेलनाकार तरंगाग्र, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और तीसरा समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, फिर बताए थे गोलाकार तरंगाग्र कैसे बनता है। गोलाकार तरंगाग्र स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है? बिंदुवत स्रोत के कारण। किसके कारण? बिंदुवत स्रोत के कारण, पॉइंट सोर्स के कारण। बेलनाकार तरंगाग्र कैसे बनता है? रेखीय स्रोत के कारण, लीनियर सोर्स के कारण। और समतल तरंगाग्र कैसे बनता है? जब स्रोत अनंत दूरी पर हो तब बनता है समतल तरंगाग्र। समझ गया ना? तो ये 3 चीज हम लोग याद रखेंगे। हाइगेंस का सिद्धांत याद किया? हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है जी? बोलो जल्दी से, हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस का सिद्धांत। देखिए के बोलो, क्या लिखा है, देख के बोलो। किसी प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, क्या था उसके आगे? तरंगों की उत्पत्ति के लिए द्वितीयक स्रोत का बन जाता है। हाँ, तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। किसी समय पर द्वितीयक तरंगिकाओं के सतहों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की स्थिति निरूपित करती है। ठीक है ना? तो हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि किसी भी समय पे तरंगाग्र का स्थिति दिया है, वेव फ्रंट का स्थिति दिया है, तो अगले समय पर हम लोग तरंगाग्र की स्थिति निकाल सकते हैं। वो बनाना सिखाए थे, है ना? किसी भी समय पर हम लोगों को तरंगाग्र दे दिया, ऐसा तरंगाग्र है, ठीक है ना? तो इस तरंगाग्र का, वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु तरंगों की उत्पत्ति के लिए द्वितीयक स्रोत बन जाता है। ये इसका प्रत्येक पॉइंट जो है ये सोर्स के जैसा काम करेगा, और इन सोर्स से क्या निकलेगा? इन सब से तरंगिका निकलेगा। क्या समझे? इन सब से वेवलेट निकलेगा। इन सभी वेवलेट्स को स्पर्श करता हुआ एक काल्पनिक तल खींच देंगे। इन सभी तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ एक काल्पनिक तल खींच देंगे। तो यही जो काल्पनिक तल है, इमेजिनरी सरफेस है, ये किसी भी समय पर क्या करेगा? तरंगिका की स्थिति को निरूपित करेगा। ये वेव फ्रंट का पोजीशन बताएगा किसी टी टाइम पर। तो किसी भी समय हमको दिया हुआ है और अगले टी टाइम पर हमको वेव फ्रंट का पोजीशन निकालना है, तो इस प्रकार से हाइगेंस का सिद्धांत का उपयोग करके निकाल सकते हैं। हाइगेंस का सिद्धांत का उपयोग करके हम लोग स्नेल का नियम भी निकाल सकते हैं, है ना? प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का नियम को सिद्ध कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक, प्रकाश के कला संबद्ध स्रोत तथा अकला संबद्ध स्रोत। लिखो, इसका परिभाषा लिख लो। लिखेंगे, ऐसी तरंगे जिनके
बीच का, ऐसी तरंगे जिनके बीच का कलांतर समय के साथ नियत रहता है। ऐसी तरंगे जिनके बीच का कलांतर समय के साथ नियत रहता है, उसे प्रकाश का कलासंबद्ध स्रोत कहते हैं। तो ऐसी तरंगे जिनके बीच का कलांतर समय के साथ क्या रहता है, बोलो, नियत रहता है, उसे प्रकाश का कलासंबद्ध स्रोत कहते हैं। इसका मतलब क्या है, अंग्रेजी में लिख लेते हैं पहले। कोहेरेंट सोर्स किसे कहते हैं? सुबह सुबह लक्ष्मी जी आई, जय हो लक्ष्मी। कोहेरेंट सोर्स when two waves are such that their phase difference does not change with time, the sources are said to be कोहेरेंट। इसका क्या मतलब है, देखो समझ लेना है। मान लो दो गो बल्ब है, हम लोग बल्ब का उदाहरण लिए थे आगे भी, एक गो बल्ब, दो गो बल्ब, दोनों से प्रकाश निकली। प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है? इस P बिंदु पर आकर के दोनों तरंग मिल गए। जहाँ पर दो तरंग मिलते हैं उस घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण। जहाँ पर दो तरंग, मतलब दो तरंगों के मिलने की घटना को हम लोग व्यतिकरण कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। यहाँ पे दोनों लाइट का क्या हो गया? इंटरफेरेंस हो गया। तो देखो इसमें कलासंबद्ध स्रोत किसे कहते हैं? ऐसी तरंगे जिनके बीच का कलांतर, कलांतर का मतलब क्या है? फाई। कलांतर का मतलब क्या होता है? फाई। यहाँ पे दिया है फेज डिफरेंस। कलांतर का मतलब फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस को हम लोग फाई से सूचित करते हैं। हम लोग तो देखे थे रचनात्मक व्यतिकरण में फाई होता है 2n पाई, अविनाशी व्यतिकरण में फाई होता है 2n + 1 पाई। समझ गया ना? तो ऐसी तरंगे जिनके बीच का कलांतर समय के साथ नियत रहता है। तो मान लो एक तरंग ये है, एक तरंग ये है, दोनों के बीच का कलांतर मान लेते हैं फाई है। दोनों के बीच का कलांतर क्या मान लेते हैं? फाई है। तो यदि इन दोनों के बीच का कलांतर समय के साथ नियत रहता है, मतलब समय के साथ नहीं बदलता है, तब इन दोनों तरंगों को क्या कहेंगे? कलासंबद्ध या कोहेरेंट कहेंगे, है ना। इसका मतलब क्या होता है? यदि फेज डिफरेंस समय के साथ नहीं बदले, यदि फेज डिफरेंस डज नॉट चेंज विद टाइम, है ना, फेज डिफरेंस जो है समय के साथ नहीं बदलेगा, है ना, कलांतर जो है समय के साथ नहीं बदलता है, मतलब नियत रहता है, तब हम स्रोत को क्या कहते हैं? कोहेरेंट कहते हैं या कलासंबद्ध कहते हैं। समझ गया ना? इसका मतलब फाई जो हो गया ये समय के साथ नहीं बदलेगा, फाई फिक्स हो गया। इन दोनों तरंगों का फाई क्या हो गया? फिक्स हो गया, समय के साथ नहीं बदलेगा। तब इन दोनों सोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इन दोनों तरंग को या इन दोनों सोर्स को या स्रोत को हम लोग क्या बोलेंगे? कलासंबद्ध या कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। समझ गए कि नहीं? उसके लिए क्या शर्त है कि फाई जो होना चाहिए समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। समझ गया ना? तो यदि फाई समय के साथ नहीं बदलेगा
फाइव मतलब कालांतर समय के साथ नहीं बदलेगा, तब स्रोत को क्या बोलते हैं? कला संबद्ध कहते हैं। बुझ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा, अकला संबद्ध, इसका उल्टा हो जाएगा। तो अकला संबद्ध स्रोत किसको कहेंगे? जब कालांतर समय के साथ परिवर्तित होगा, बदलते रहेगा, उसी को बोलेंगे अकला संबद्ध। जब फेज डिफरेंस समय के साथ बदलेगा तब बोल देंगे नॉन कोहेरेंट सोर्स। यहां खाली नियत के जगह बदलता रहता है लिख दो। ऐसी तरंगे जिनके बीच का कालांतर समय के साथ बदलता रहता है उसे प्रकाश का अकला संबद्ध स्रोत कहते हैं। When two waves are such that their phase difference changes with time, उनका फेज डिफरेंस जो है समय के साथ बदलेगा, the sources are said to be non-coherent source। यदि फेज डिफरेंस समय के साथ बदलते रहे तब उसको हम लोग नॉन कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। यंग के प्रयोग से क्या पता चला था कि प्रकाश एक तरंग है। पहले कंफ्यूजन ना था प्रकाश तरंग है कि नहीं है, इस बात पे क्या था? कंफ्यूजन था। किस बात पे कंफ्यूजन था? प्रकाश तरंग है कि नहीं, प्रकाश वेव है कि नहीं। लेकिन यंग के प्रयोग के बाद यह सिद्ध हो गया कि प्रकाश एक तरंग है। क्या समझे? प्रकाश मतलब लाइट एक वेव है, ये बात सिद्ध हो गया। किसके प्रयोग के बाद? यंग के प्रयोग के बाद। क्या समझे? तो वेव ऑप्टिक्स के पापा हैं कौन? यंग। पापा दादा सब यही। हाइगेंस भी हैं, हाइगेंस दादा हुए। वेव ऑप्टिक्स के दादा कौन? हाइगेंस। अब पापा कौन? यंग। ठीक है ना? हाँ, ये नहीं बोलना कि तुम्हारे पापा कौन तो यंग। नहीं, ये हम बोल रहे हैं वेव ऑप्टिक्स के पापा यंग, अब वेव ऑप्टिक्स के दादा हाइगेंस। नहीं तो लोग भूल जाएगा, अपने दादा का नाम भूल जाएगा ना, भूलना नहीं। चलो अगला, यंग का प्रयोग। यंग्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखो यंग्स एक्सपेरिमेंट में क्या है, एगो कार्डबोर्ड लिए। यंग क्या किए? एगो कार्डबोर्ड लिए। कार्डबोर्ड समझता है ना? कार्डबोर्ड ऐसे ऐसे चार्ट पेपर जैसे मान लो आता है, या कोई भी कार्डबोर्ड थोड़ा मोटा टाइप का लिए, उसमें दो गो छेद कर दिए। ये दोनों क्या है? छेद। उसमें क्या किए? कार्डबोर्ड लिए, उसमें क्या कर दिए? दो गो पिन से छेद कर दिए। पिन से, कांटे से, छोटा छेद, बड़का छेद नहीं, छोटा छोटा दो गो छेद कर दिए। फिर क्या किए? उसको एक अंधेरे रूम में रख दिए। कहाँ रखें? एक अंधेरे रूम में रख दिए। क्या समझे? उसके बाद क्या किए? एगो पर्दा लिए। क्या लिए? एगो पर्दा लिए। उसको कार्डबोर्ड के सामने पर्दा रख दिए। फिर क्या किए? रूम कैसा था? अंधेरा। इसके पीछे एक मोमबत्ती रख दिए। इसके पीछे क्या रखे? मोमबत्ती। ये प्रकाश का स्रोत है जिसको एस कहते हैं। प्रकाश के स्रोत को हम लोग एस से दिखाते हैं, ठीक है ना? तो ये प्रकाश का स्रोत है। तो यंग क्या लिए थे स्रोत के लिए? मोमबत्ती। क्या लेना है? एगो मोमबत्ती। ये प्रकाश का स्रोत हो गया, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत। ये क्या है? कार्डबोर्ड, जिसमें कि दो गो कांटी से या पिन से छेद कर दिए, बड़का नहीं छोटा। ये क्या है? स्क्रीन, स्क्रीन है, स्क्रीन। क्या है? स्क्रीन।
हरियाणा के लोग स्क्रीन को स्क्रीन कहता है, क्या समझे? हाँ, वो लोग पूरा स्क्रीन पूरा बोलता है, हम लोग स्क्रीन बोलते, वो लोग स्क्रीन बोलता है। फिर क्या किए, अब देखो हुआ क्या, जैसे ही यहाँ पे एक ठो कार्डबोर्ड लिए, उसमें 2 गो छेद किए, क्या समझे? इसका नाम रख देते हैं S1 और इसका नाम रख देते हैं S2, है ना, छिद्र S1 छिद्र S2। ये स्क्रीन है, क्या होगा, लाइट यहां से जाएगा ऐसे, मोमबत्ती से प्रकाश इधर भी जाएगा और दोनों तरफ जाएगा, प्रकाश जाएगा ना, तो मोमबत्ती से प्रकाश दोनों तरफ गया। फिर यहां पर क्या हुआ, यहां पे जाने के बाद यहां से मान लो प्रकाश इधर चला गया और यहां से ये इधर, यहां जाके दोनों लाइट मिला। इस स्क्रीन पे तो कहीं पे भी मिल सकता है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि इस बिंदु पर मिला। ये पूरे स्क्रीन पर क्या देखें, ये पूरे स्क्रीन पर यंग देखें कि लगातार धब्बा धब्बा जैसा बना। सबसे पहले चमकीला, यहाँ चमकीला एकदम पूरा उजला हो गया, यहाँ बीच में क्या हो गया, स्क्रीन के बीच में क्या हो गया, एकदम चमकीला पोर्शन बन गया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्राइट पोर्शन। फिर चमकीला के बाद क्या बन गया, ब्राइट के बाद डार्क, यहां एकदम अंधेरा हो गया। पहले एकदम चमकीला, फिर क्या हो गया, एकदम अंधेरा। फिर उसके बाद चमकीला बिंदु आया, फिर उसके बाद अंधेरा बिंदु, फिर चमकीला बिंदु, फिर अंधेरा बिंदु, एकदम ऐसे एक लाइन से बहुत अच्छा पैटर्न बन गया। देखो कुछ इस प्रकार का पैटर्न बन गया, किताब में दिखाते हैं, ऐसा स्क्रीन पे कुछ ऐसा बन गया, है ना, देखो सब लोग स्क्रीन पे कुछ ऐसा बन गया, एकदम अंधेरा हो गया, एकदम काला बन गया, फिर बीच में एकदम वाइट बन गया, वाइट में एकदम चमकीला पोर्शन आ गया, फिर एकदम अंधेरा हो गया, फिर एकदम चमकीला हो गया, अंधेरा चमकीला, अंधेरा चमकीला, अंधेरा चमकीला, एक लाइन से ऐसे स्क्रीन पर बन गया। देखने में कितना अच्छा लगा होगा, एकदम चमकीला अंधेरा, चमकीला अंधेरा, ऐसा बन गया था। किस पर, पर्दे पर। अच्छा देखो, जहाँ जहाँ अंधेरा बना है, एकदम काला बना, उसका मतलब वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण हुआ है, क्योंकि जहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहाँ पर इंटेंसिटी तीव्रता 0 हो जाती है, वहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और जहाँ जहाँ चमकीला फ्रिंज बोलते हैं सबको, जहाँ चमकीला फ्रिंज बना, वहाँ पर क्या हुआ, रचनात्मक व्यतिकरण हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो वहाँ एकदम चमक गया वो वाला भाग। और जहाँ जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, वहाँ एकदम अंधेरा हो गया। तो इस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर ये ऑब्जर्व करते हैं, किस पर, स्क्रीन पर, चमकीला अंधेरा, चमकीला अंधेरा, ठीक है ना। और इन सबको फ्रिंज कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रिंज। तो वो क्या देखते हैं, चमकीला फ्रिंज बनता है, फिर अंधेरा फ्रिंज बनता है, काला फ्रिंज, मतलब इसको अंधेरा को काला भी कह सकते हैं, एकदम काला फ्रिंज बन गया, फिर चमकीला फ्रिंज बना, फिर काला फ्रिंज बन गया, मतलब ब्राइट डार्क ऐसे चलते रहता है, फिर चमकीला बना, फिर काला फ्रिंज बन गया। तो इस प्रकार से, उसी तरह से नीचे में भी काला, चमकीला, काला, चमकीला, इस तरह का ये पैटर्न अपने प्रयोग में देखते हैं, है ना। जिससे क्या पता चल गया कि दो, अच्छा देखो यहाँ पे 2 तरंग बन गया कि नहीं, यहाँ पे 2 गो छेद काहे किए, ताकि 2 प्रकाश तरंग मिल जाए। क्योंकि व्यतिकरण इंटरफेरेंस कब होगा, जब 2 तरंग हो, एक तरंग से तो व्यतिकरण होगा नहीं। व्यतिकरण इंटरफेरेंस कब होगा, जब 2 तरंग आपस में मिलेगा तभी ना, क्या समझे। तो यहाँ पे 2 छेद क्यों किए, बोलेगा 2 छेद क्यों किए, एक ही छेद से काम चला लेते या 3 गो कर देते, नहीं, व्यतिकरण के लिए 2 गो वेव चाहिए। व्यतिकरण के लिए कितना वेव चाहिए, 2 गो वेव चाहिए। तो एक वेव यहाँ से निकल गया, ई छेद से एगो वेव निकल गया, और दूसरा वेव ई वाले छेद से निकल गया। क्या समझे, 2 गो वेव निकल गया ना।
तो इसीलिए व्यतिकरण के लिए हम लोगों को किसी बिंदु पर व्यतिकरण कराना है, उसके लिए 2 गो वेव चाहिए, इसीलिए 2 को छेद किए हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही यंग के प्रयोग का इस सेटअप हो गया। इस सेटअप इस प्रकार से करना है ताकि हम लोगों को ये व्यतिकरण दिख सके। तो इसमें हम लोग लिखेंगे लिखो लिखो टॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने टॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने टॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने सन 1801 ईस्वी में सन 1801 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाश के व्यतिकरण ने सर्वप्रथम प्रकाश के व्यतिकरण को सिद्ध करने के लिए प्रकाश के व्यतिकरण को सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया था। प्रकाश के व्यतिकरण को सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया था। अरे व्यतिकरण कैसे लिखते हैं? कितना बार व्यतिकरण लिखा दिए हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे थॉमस यंग THOMAS थॉमस यंग conducted an experiment to prove the interference of light. To prove the interference of light. To prove the interference of light. तो ये चित्र बनाओ। व्यतिकरण फ्रिंजें उत्पन्न करने की आवश्यक शर्तें। व्यतिकरण फ्रिंजें उत्पन्न करने की आवश्यक शर्तें, ये सब जो है इस सब को बोलते हैं व्यतिकरण फ्रिंज। क्या बोलते हैं? सबको फ्रिंज कहते हैं। अंग्रेजी भी फ्रिंज का फ्रिंज होता है। ये है चमकीला फ्रिंज, ये काला फ्रिंज, चमकीला फ्रिंज, काला फ्रिंज, चमकीला फ्रिंज, काला फ्रिंज, ये सब फ्रिंज है। अंग्रेजी में ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। फ्रिंज फ्रिंज बोलते बोलते फ्रिज फ्रिज बोलने लगेगा। व्यतिकरण फ्रिंजें उत्पन्न करने की आवश्यक शर्तें, कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग इंटरफेरेंस फ्रिंजेज। ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग लेंगे एगो मोमबत्ती, एगो कार्डबोर्ड लेंगे, उसमें 2 गो पिन के आकार का छेद होल कर देंगे, हम लोगों को भी फ्रिंज मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना? ये मिलेगा। ये
फ्रिंज उत्पन्न करने का कुछ शर्त है, कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा तब मिलेगा। क्या समझे? तो फ्रिंज उत्पन्न करने का क्या है, कुल बोलो, कुछ आवश्यक शर्त है। इस शर्त का पालन करेंगे तभी फ्रिंज मिलेगा। क्या समझे? नहीं तो अभी तुम लोग को भी ला के दिखा देते, देखो बाबू 2 गो यहाँ होल कर दिए, मोमबत्ती रखे, देखो फ्रिंज बन गया। नहीं बनेगा। क्या समझे? उसके लिए कुछ शर्तों का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। वही शर्त सब देखेंगे। पहला शर्त लिखो, लिखो, दोनों प्रकाश, पहला नंबर में, दोनों प्रकाश स्रोतों को कला संबद्ध होना चाहिए। ठीक है, दोनों प्रकाश स्रोतों को कला संबद्ध होना चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत को क्या होना चाहिए, कला संबद्ध होना चाहिए। ठीक है ना? अंग्रेजी में 2 सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। दोनों सोर्स को क्या होना चाहिए, कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्स होगा, कला संबद्ध स्रोत होगा, तभी व्यतिकरण फ्रिंज मिलेगा, है ना? 2 सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। दोनों स्रोतों को कला संबद्ध होना चाहिए। समझ गया? पहला शर्त समझ गया? दोनों स्रोत को, देखो ये 2 गो स्रोत है, ये S1 और S2, ये दोनों किसके जैसा काम कर रहा है, स्रोत के जैसा। इन दोनों स्रोत को क्या होना चाहिए, कला संबद्ध होना चाहिए। दोनों स्रोत को क्या होना चाहिए जी, क्या होना चाहिए बोलो, कला संबद्ध होना चाहिए दोनों स्रोत को। दोनों स्रोत को कोहेरेंट होना चाहिए। समझ गया ना? और कोहेरेंट किसे कहते हैं, कला संबद्ध स्रोत। पीछे लिखाई दे परिभाषा, कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, यदि 2 स्रोतों के बीच का कलांतर समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, उसको कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। समझ गया कि नहीं? तो दोनों स्रोत को क्या होना चाहिए, कला संबद्ध। पहला शर्त समझ गया? व्यतिकरण फ्रिंज के लिए दोनों स्रोतों को क्या होना चाहिए, कला संबद्ध होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। अब लिखो दूसरा शर्त, दूसरा, स्रोतों को एक वर्णी होना चाहिए। स्रोतों को एक वर्णी होना चाहिए, है? अंग्रेजी में बोले थे द सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। द सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। सोर्स को कोहेरेंट होना चाहिए, COHERENT, कोहेरेंट। अब कोहेरेंट सोर्स किसे कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स वैसा सोर्स है जिसके बीच का फेज डिफरेंस समय के साथ नहीं बदलता है, उसको कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। प्रकाश को क्या होना चाहिए जी, दोनों स्रोतों को एक वर्णी होना चाहिए। 2 नंबर में क्या लिखा है, बोलो 2 नंबर में क्या लिखा है, स्रोतों को एक वर्णी होना चाहिए। अंग्रेजी में लिखेंगे द सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमैटिक। द सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमैटिक। स्रोतों को एक वर्णी होना चाहिए। सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमैटिक। सोर्स कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमैटिक, एक वर्णी। अब इसका क्या मतलब है जी, एक वर्णी का क्या मतलब है, मोनोक्रोमैटिक का? इसका मतलब ये है, देखो, एक वर्णी मतलब होता है एक वर्ण। यदि किसी भी स्रोत से केवल एक रंग का प्रकाश से निकले, एक कलर का, अगर मान लो कि इस मोमबत्ती से लाल कलर निकल रहा है, लाल कलर का प्रकाश, तो हमेशा इसे लाल कलर का प्रकाश से निकलना चाहिए, है ना? हरा कलर का नहीं निकले, पीला कलर का प्रकाश से नहीं निकले। देखो प्रकाश हर रंग का होता है। लाल कलर का रंग देखा तुम लोग, प्रकाश, लाल कलर का प्रकाश देखा है? कहाँ देखा है बोलो तो, कौन सी पे है? स्काई का कलर एकदम लाल रंग नहीं देखा है रे, कितना जगह देखा होगा। वो जो रहता है, वो सायरन बजता रहता, पो 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 पो, उसमें भी तो रहता है लाल कलर का। हाँ, रेड कलर का नाइट बल्ब भी आता है। उसके अलावा ट्रैफिक लाइट, सिग्नल सब में नहीं लगा रहता है। अभी रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, लाल बत्ती जल रहता है, लाल बत्ती नहीं जल रहता है, वो सब हो गया लाल रंग का प्रकाश। इसके अलावा लाल रंग का बल्ब सब भी आता है, ट्यूबलाइट भी आता है, लाल रंग का ट्यूबलाइट भी आता है, नाइट बल्ब भी आता है लाल रंग का। उसी तरह से ब्लू रंग का भी प्रकाश होता है, हरा रंग का भी प्रकाश होता है। हरा रंग का प्रकाश कहाँ देखा है तुम लोग? वही जी, ट्रैफिक लाइट में
3 गो बॉल होता है। अगर हरा हो गया तब गाड़ी चलने लगता है, लाल हो गया तो गाड़ी रुक जाती है। क्या समझे? तो प्रकाश जो है अलग अलग रंग का हो सकता है। तो यंग के प्रयोग के लिए हम लोगों को केवल एक रंग का प्रकाश चुनना है, एक वर्णी प्रकाश चुनना है, मोनोक्रोमैटिक चुनना है। समझ गया कि नहीं? समझ गया? तो दोनों स्रोतों को क्या होना चाहिए? एक वर्णी होना चाहिए, मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए। दोनों स्रोत क्या होगा बोलो? एक वर्णी होगा, मोनोक्रोमैटिक होगा। तीसरा, लिखो, दोनों तरंगों के आयाम को, लिखो तीसरा नंबर, दोनों तरंगों के आयाम को, दोनों तरंगों के आयाम को बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम को बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम को बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। समझ गया? अच्छा, इसका मतलब भी समझा देते हैं। लिखो अंग्रेजी में, एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स शुड बी, एम्पलीट्यूड, AMPLITUDE, एम्पलीट्यूड, इसको हिंदी में आयाम कहते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, लगभग बराबर होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, है ना? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए, है ना? दोनों तरंगों के आयाम को लगभग बराबर होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। समझ गया ना? लगभग का अंग्रेजी अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ से जो प्रकाश निकल रही है तरंग और ये तरंग का आयाम लगभग बराबर होना चाहिए। अब ये आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? तुम लोगों को तरंग का समीकरण बताए थे, तरंग का समीकरण बताए थे ना? किसी भी तरंग का समीकरण क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी। बताई थी किसी भी तरंग का समीकरण क्या होता है? y बराबर ए साइन, किसी भी तरंग y बराबर ए साइन ओमेगा टी। बोलेगा किसको निरूपित करता है? एक तरंग को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? क्या बताता है ये समीकरण? एक तरंग को बताता है। अब इसका जो ये a है ना, ये a, इसी को आयाम कहा जाता है। इस a को क्या कहा जाता है? आयाम या एम्पलीट्यूड कहा जाता है। क्या समझे? मतलब दोनों तरंगों का एम्पलीट्यूड, ये जो a है, लगभग बराबर होना चाहिए। यदि एम्पलीट्यूड बराबर होगा तो एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड पर कौन निर्भर करता है? इंटेंसिटी। तो यदि दोनों तरंगों का एम्पलीट्यूड बराबर है, आयाम बराबर है, तो दोनों तरंगों का इंटेंसिटी भी बराबर होगा। इसका मतलब दोनों तरंगों की तीव्रता भी क्या होगी? लगभग बराबर होगी। यदि आयाम बराबर है तो दोनों का तीव्रता भी क्या होगा? बराबर। और यदि दोनों तरंग का तीव्रता बराबर है तो हमको पता है जहाँ जहाँ चमकीला फ्रिंज बना होगा वहाँ वहाँ का इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि लगभग दोनों का इंटेंसिटी तो बराबर ले रहे हैं। आयाम बराबर मतलब तीव्रता बराबर, तीव्रता मतलब I0, I0, तो I0 सबका बराबर है दोनों का। तो यदि इसका भी इंटेंसिटी I0, इसका भी इंटेंसिटी I0, तो क्या होगा? चमकीला पर इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? 4I0, और काला पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? एकदम 0। क्या समझे? तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, काला पर बिल्कुल अंधेरा, और चमकीला खूब चमक जाएगा। क्या समझे? इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं? दोनों का आयाम बराबर लेते हैं। ठीक है ना? इसी बिंदु के नीचे लिख देते हैं। आयाम कहने का मतलब क्या है? तीव्रता। क्या समझे? अगर आयाम बराबर है तो क्या बराबर है? तीव्रता भी बराबर है। तो लिखेंगे प्रकाश की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। उसी बिंदु में प्रकाश की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। प्रकाश की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। प्रकाश की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है।
प्रकाश की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। प्रकाश की तीव्रता किस पर निर्भर करती है बोलो? आयाम पर। प्रकाश की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। अच्छा देखो, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। और दोनों के बीच संबंध कुछ इस प्रकार से है, तीव्रता जो होता है समानुपाती होता है आयाम के स्क्वायर के। तीव्रता किसके समानुपाती है? आयाम। तीव्रता को आई से दिखाते हैं, आई जो होता है समानुपाती होता है आयाम को ए से दिखाते हैं, ए स्क्वायर के, है ना। तीव्रता जो होता है समानुपाती होता है किसके? ए स्क्वायर के। समझ गया? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये बात भी लिख लेते हैं, आपस में जुड़ा हुआ है। आयाम और तीव्रता, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी आपस में जुड़ा हुआ है। समझ गए? तो दोनों स्रोत का हम लोग इंटेंसिटी बराबर माने हैं। इसका मतलब चमकीला फ्रिंज पर इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगा और काला फ्रिंज पर इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। अब अगला बिंदु लिखेंगे, फ्रिंज की शर्त समझ गया बाबू? व्यतिकरण फ्रिंज उत्पन्न करने की 3 शर्त समझ गया? अच्छा एक शर्त और है, ये जो 2 गो छिद्र था उसको ज़्यादा बड़ा नहीं, संकरा रखना है। दोनों छिद्रों को कैसा रखना है? संकरा। संकरा मतलब छोटा रखना है, बड़ा नहीं होना चाहिए। चौथा शर्त लिख दो, चौथा शर्त लिखो, दोनों छिद्रों को संकरा होना चाहिए। संकरा का मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, छोटा, है ना। दोनों छिद्रों को संकरा होना चाहिए, दोनों छिद्रों को संकरा होना चाहिए। अंग्रेजी में लिखेंगे 2 स्लिट्स, छिद्र को अंग्रेजी में यहाँ स्लिट बोलेंगे। 2 स्लिट्स शुड बी नैरो, 2 स्लिट्स शुड बी नैरो। दोनों स्लिट कैसा होना चाहिए? नैरो होना चाहिए। तो 4 गो शर्त समझ गया तुम लोग? क्या सब समझा भूसकोल सब? 4 गो बोलो शर्त। पहला शर्त है कि स्रोत को कला संबद्ध होना चाहिए, सोर्स को कोहेरेंट होना चाहिए। दूसरा, प्रकाश को एक वर्णी होना चाहिए, लाइट को मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। तीसरा, दोनों स्रोतों का आयाम लगभग बराबर होना चाहिए, है ना, एम्पलीट्यूड लगभग बराबर होना चाहिए। चौथा, स्रोतों को संकरा होना चाहिए या छिद्रों को संकरा होना चाहिए। समझा कि नहीं? स्लिट को नैरो होना चाहिए। ये 4 गो शर्त याद रखेंगे, ये 4 गो फॉलो करेंगे तभी फ्रिंज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगला टॉपिक लिखो, फ्रिंज की चौड़ाई। अगला टॉपिक लिखेंगे जी, फ्रिंज की चौड़ाई। लिखो बाबू, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज की चौड़ाई किसे कहते हैं दोस्त? ए दोस्त, फ्रिंज की चौड़ाई किसे कहते हैं? समझ गया? फ्रिंज के चौड़ाई का मतलब ये है बी मतलब ब्राइट फ्रिंज, चमकीला फ्रिंज। ये डी मतलब डार्क फ्रिंज, काला फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज।
फ्रिंज के चौड़ाई का मतलब है दो लगातार चमकीले फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। दो लगातार चमकीले फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। या दो लगातार काले फ्रिंजों के बीच की दूरी को, दो लगातार चमकीला भी ले सकते हैं या दो लगातार करिया भी ले सकते हैं, करिया फ्रिंज, ठीक है ना। दो लगातार करिया फ्रिंज लो या दो लगातार चमकीला फ्रिंज लो, दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। लिखो, दो लगातार आंसरों में लिखेगा करिया फ्रिंज, नहीं आंसर में नहीं लिखना, आंसर में लिखना काला फ्रिंज। दो लगातार चमकीले फ्रिंजों, दो लगातार चमकीले फ्रिंजों या दो लगातार चमकीले फ्रिंजों या काले फ्रिंजों, दो लगातार चमकीले फ्रिंजों या काले फ्रिंजों के, दो लगातार चमकीले फ्रिंजों या काले फ्रिंजों के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। दो लगातार काले फ्रिंजों या चमकीले फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है, इसे W से सूचित किया जाता है। अंग्रेजी में लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू, डिस्टेंस बिटवीन टू, लगातार का अंग्रेजी कंसिक्यूटिव, लगातार का अंग्रेजी कंसिक्यूटिव, कंसिक्यूटिव मतलब लगातार। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेज, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेज और डार्क फ्रिंजेज, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेज और डार्क फ्रिंजेज इज नोन एज फ्रिंज विड्थ, इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो कोई दिक्कत? दो लगातार ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय W, इसको W से सूचित करते हैं। और इसका एक सूत्र याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र होता है W बराबर D लैम्डा बटे D। W बराबर क्या होता है जी? बड़का D लैम्डा बटे छोटका D, बड़का D लैम्डा गुण बटे छोटका D। क्या समझे? बड़का ऊपर बैठेगा छोटका नीचे ना बैठेगा रे, वही है बड़का D ऊपर छोटका D नीचे, समझ गया? बड़का D गुने लैम्डा बटे छोटका D। परीक्षा में ऑप्शन देगा, 4 गो ऑप्शन देगा, एक ठो में कर देगा छोटका D ऊपर और बड़का D नीचे, कंफ्यूजन में चल जाएगा कौन आंसर होगा। कैसे याद रखेंगे? बड़का आदमी ऊपर रहेगा, छोटका नीचे रहेगा। क्या? बड़का और छोटका नीचे रहेगा, रहेगा कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे D, ये बड़का D छोटका D सब क्या है? ये बड़का D छोटका D सब क्या है? देखो, बड़का D है कार्डबोर्ड और स्क्रीन के बीच का दूरी, कार्डबोर्ड और स्क्रीन के बीच का दूरी। और ये क्या है? तुम लोग भी स्क्रीन बोलने लगा। आई छोटका D क्या है? दोनों छिद्रों के बीच की दूरी। छोटका D क्या है बोलो? दोनों छिद्रों के बीच की दूरी। और लैम्डा क्या है बाबू साहब?
इस समाधि में क्या जा रही है तुम? आजकल सब लोग इतना योग करता है कि समाधि में जा रहा है। इसका मतलब ये है मोबाइल योग करता है, असली वाला योग नहीं, मोबाइल योग करता है, जिसके कारण क्लास में समाधि में चला जाता है। क्या समझे? ओमेगा बराबर डी लैम्डा बट्टे डी। यहाँ बड़का डी क्या है? यहाँ बड़का डी क्या है बोलो? कार्डबोर्ड, या ऐसा बोल सकते हैं छिद्रों और स्क्रीन के बीच की दूरी। छिद्रों और स्क्रीन के बीच की दूरी। डिस्टेंस बिटवीन slits and the screen।